नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से 13 मार्च को सीएचएसएल की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के जो भी जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुए। तो पहला ऑप्शन है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। ये इसका 22वां संस्करण था। ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। आपका जो दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाला 22वां संस्करण हुआ। इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने प्राप्त किए? तो सबसे ज्यादा पदक प्राप्त किए ऑस्ट्रेलिया ने, अर्थात पदक तालिका में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल 2026 वाले राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे, तो ये भी याद रखना होगा। तीसरा ऑप्शन है कनाडा। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए थे? कनाडा में। पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। अगला ऑप्शन है दिल्ली अर्थात भारत। तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली भारत में हुए थे। तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्ष में होता है। तो 2022 वाले राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए, 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 2018 वाले राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। तो ये पॉइंट याद रखना होगा। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा बर्मिंघम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? रियल में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिलीवर करने के लिए हमने इस क्वेश्चन को इस आधार पर समझाना उचित समझा। इसमें पहला ऑप्शन है कलकत्ता। तो इसको समझ लेते हैं। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है ये कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई बने और दादा भाई पारसी समुदाय से थे। तो पहले पारसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले पारसी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दूसरा ऑप्शन है मुंबई। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ। पूना में होना था लेकिन प्लेग के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहीं पर हुई थी, अर्थात मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी जिसका नाम है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यही इसके पहले महासचिव बने थे और A.O. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका मद्रास। तो 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयबजी। तो 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला ऑप्शन है इलाहाबाद। तो 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले। तो 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने और ये पहले अंग्रेज हैं, पहले यूरोपीय हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये सभी पॉइंट याद रखना होगा, इनसे पूछे जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब हुआ इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया विश्व या भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में है? दुनिया में एक नेशनल पार्क ऐसा है जो किसी झील पर तैर रहा है, तो उस झील का नाम पूछा गया है। तो इसको समझने पहला ऑप्शन है चिल्का झील, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है।
और भारत की सबसे बड़ी लैगून है ये, भारत की सबसे बड़ी लैगून है। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये याद रखना होगा कि नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील में है, पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा ऑप्शन है वुलर, ये जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। जम्मू कश्मीर में एक झील है डल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है, डल झील जम्मू कश्मीर में। और इसमें पिछले साल एसबीआई 2021 में एसबीआई ने 2021 में एसबीआई ने डल झील पर पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया था। और तीसरा ऑप्शन है आपका लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है लोकटक झील, सॉरी लोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में है, तो लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है। और ये एक ऐसी झील है जिस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो किसी झील में तैर रहा है, उसका नाम क्या है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील में तैर रहा है, लोकटक झील में। ये झील कहाँ पर है, मणिपुर में है और ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। इस पर कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैर रहा है। इसमें संगाई हिरण पाया जाता है जो मणिपुर का राजकीय पशु है। चौथा ऑप्शन है आपका पुलिकट झील, तो ये वाली झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है, लोकटक झील मणिपुर में है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा लोकटक झील। अगला क्वेश्चन है आपका कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो पहला ऑप्शन है इसमें गुलबदन बेगम। तो हाल ही में जो सीजीएल प्री का पेपर हुआ था दिसंबर 2022 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था हुमायूं नामा की रचना किसने की, हुमायूं नामा किसने लिखा, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। तो इसने हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने, ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। हमीदा बानो बेगम ये हुमायूं की पत्नी है, इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। आपसे एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हुमायूं का मकबरा अंतिम मुगल बादशाह शाहजहां को अंग्रेजों ने कहां से गिरफ्तार किया, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इस विद्रोह के नेता बन गए थे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन ये पूछा गया था जीडी में कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कहां से गिरफ्तार किया था, तो 1857 का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय या जफर इस क्रांति के या विद्रोह के नेता बन जाते हैं और इन्हें अंग्रेजों ने विद्रोह का जब दिल्ली में दमन किया अंग्रेजों ने, तो बहादुर शाह द्वितीय या जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था जीडी में कि हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया, हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में है। किसने बनवाया, हमीदा बानो बेगम ने बनाया। ये कौन है, हुमायूं की पत्नी है, अकबर की माँ। नूरजहां, ये कौन है, नूरजहां या मेहरुन्निसा, तो नूरजहां या मेहरुन्निसा ये जहांगीर की पत्नी है। नूरजहां या मेहरुन्निसा इसने अपने पिता गियास बेग का मकबरा बनवाया। कहां पर बनवाया, आगरा में। तो नूरजहां ने अपने पिता गियास बेग का मकबरा आगरा में बनवाया और ये पहला मकबरा है जो पित्रा ड्यूरा शैली में बना था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपी पेट में, पित्रा ड्यूरा शैली में बना पहला मकबरा। तो पित्रा ड्यूरा शैली में बना पहला मकबरा अर्थात सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की पच्चीकारी की जाती है, कांच वगैरह लगा के कढ़ाई की जाती है। तो अपने पिता गियास बेग इत्मादुद्दौला की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी और इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया। किसने बनवाया, तो मिर्जा गियास बेग की पुत्री नूरजहां ने बनवाया। किस शैली में, पित्रा ड्यूरा शैली में। पित्रा ड्यूरा शैली में बनने वाला ये इत्मादुद्दौला का मकबरा पहला मकबरा है। अगला ऑप्शन है जहांआरा। तो हाल ही में जो आपका सीआरपीएफ का पेपर हुआ हेड कांस्टेबल का, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। इनकी जीवनी किसने लिखी? इनकी जीवनी जहां आरा ने लिखा। जीवनी अर्थात इनका जीवन परिचय किसने लिखा? जहां आरा ने लिखा। जहां आरा कौन है? ये शाहजहां की बड़ी पुत्री है, तो ये याद रखना होगा। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। प्रत्येक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इन्हें तैयार करना है। प्रत्येक फैक्ट किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है विष्णुवर्धन। तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित ये सभी ऑप्शन हमने बनाए हैं। तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विष्णुवर्धन को मिला, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को मिला, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला, और बेस्ट मूवी का अवार्ड शेरशाह को मिला। बेस्ट मूवी का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला। तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई। अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा गया था बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 148। कैग का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आर्टिकल 148 में कैग का प्रावधान है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 में क्या है? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अगला ऑप्शन है 155। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इस बात का उल्लेख है। अर्थात राज्यपाल का पद नियुक्त होता है, राज्यपाल नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है। और ये बात बताएगी आर्टिकल 155 में कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 63 में क्या बताया गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अर्थात उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में? 63 में। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कही आर्टिकल 63 में। जैसे कि आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप विकसित किया? तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री वर्तमान में गिरिराज सिंह हैं। तो जल दूत ऐप इसी ने विकसित किया है। जल दूत ऐप का विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। जो ग्राउंड वाटर है, कुओं का जल है, उन सभी इनके जल स्तर से संबंधित है ये जल दूत ऐप। अगला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। जैसे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। ऐसे ही वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में, अर्थात कृषि मंत्रालय या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान रथ मोबाइल ऐप। किसान रथ मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आभा ऐप किसने लॉन्च किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो रियल में किसने लॉन्च किया था इसे? तो रियल में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। ये हेल्थ अथॉरिटी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। तो ओवरऑल स्वास्थ्य मंत्रालय ने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्री कौन है? तो वर्तमान में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, और इन्होंने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है वाई ब्रेक ऐप। वाई ब्रेक ऐप
आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अर्थात जो पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो किसी ऑफिस में, कार्यालय में काम कर रहे हैं तो लगातार काम करने के दौरान वो 5 मिनट का ब्रेक लें और उसमें योग जैसी प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपना सकते हैं अपनी दिनचर्या में, फिर से वो तरोताज़ा हो सकते हैं। तो वाई ब्रेक ऐप किसने लॉन्च किया? आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आभा ऐप लॉन्च किया। कृषि मंत्रालय ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया। तो आपसे एक ऐप पूछा गया है और मैंने हाल ही के 3-4 ऐप के बारे में और जानकारी दे दी। ये अगले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला और भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी, दूसरा ऑप्शन है MS सुब्बुलक्ष्मी। इन्हें 1998 में भारत रत्न मिला और भारत रत्न पाने वाली पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। और MS सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार हैं। तो भारत रत्न पाने वाले पहली संगीतकार कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी, 1998 मिला। और तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इन्हें 1971-72 में भारत रत्न मिला और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं। और चौथा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं और इन्हें 1987 में भारत रत्न मिला। 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। अब ये लग रहा है पहले विदेशी, ये तो सीमांत गांधी थे और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें ये शामिल हुए और इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। भारत की आज़ादी में इनका अहम योगदान रहा। हाँ, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, वहाँ के ये लोकप्रिय नेता थे और वो प्रांत पाकिस्तान को मिला था। अर्थात जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, तो ये उस भाग में, अर्थात ये पाकिस्तान वाला भूभाग जहाँ के लोकप्रिय नेता थे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के, ये उस भाग के नेता थे। तो वहाँ के लोगों ने डिमांड की कि आप पाकिस्तान में आए। तो इन्होंने कहा था कि भारत के लोगों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंटवारे के माध्यम से हमें भेड़ियों को सौंप दिया। अर्थात ये नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, लेकिन बंटवारा हो गया और ये न चाहते हुए पाकिस्तान में चले गए, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक लोकप्रिय नेता थे। तो वहाँ के लोगों की डिमांड के आधार पर इन्होंने पाकिस्तान को अपनी मातृभूमि को एक देश के रूप में मजबूरी में स्वीकार किया और फिर 1987 में भारत सरकार ने इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इस आधार पर ये पहले विदेशी हो जाएंगे। और वैसे अगर इनको न देखा जाए तो पहले दूसरे विदेशी कौन हो जाएंगे? तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, वो दूसरे विदेशी हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर ये सभी बातें याद रख सकते हैं। ये सभी पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। मास्टर ब्लास्टर, इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ज्योग्राफी से कि कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो पहला ऑप्शन है जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर जल संधि है, ये अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर से। तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। दो देश हैं, एक देश है यूरोप महाद्वीप का स्पेन और एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को, इनको अलग करती है। दूसरी जल संधि है बेरिंग जल संधि। ये जो बेरिंग जल संधि है ये आर्कटिक महासागर को, यही आपसे पूछा गया, आर्कटिक महासागर को ये जोड़ती है प्रशांत महासागर से। तीसरा ऑप्शन है आपका हार्मुज जल संधि, ये भी बहुत पूछा जाता है। और हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ईरान की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये जो हार्मुज जल संधि है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। अगला ऑप्शन है मलक्का जल संधि। ये जो मलक्का जल संधि है ये अंडमान सागर
ये किसका भाग है? ये हिंद महासागर का भाग है। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का भाग है? प्रशांत महासागर। दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग किस राज्य का नाम था? ये पूछा गया है। तो असम का पुराना नाम था कामरूप। असम कामरूप के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा इसे कलिंग के नाम से जाना गया, कलिंग। उत्तर प्रदेश इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, इसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। और मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत के नाम से जाना गया, मध्य प्रांत। तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत के नाम से जाना गया, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया और उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना गया और असम को कामरूप। ये सभी इनके प्राचीन नाम है। तो आपसे जो पूछा गया है कलिंग के बारे में, तो कलिंग के बारे में ये इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश, तो यही विजेता है। रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता। दूसरा ऑप्शन है सौराष्ट्र, तो इसने विजय हजारे ट्रॉफी, ये विजय हजारे ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता है ये। तीसरा ऑप्शन है आपका गुजरात टाइटंस, आईपीएल का जो 15वां संस्करण हुआ, आईपीएल का जो 15वां संस्करण हुआ इसका विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस। तो आईपीएल के 15वें संस्करण का विजेता है गुजरात टाइटंस। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता सौराष्ट्र है। रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता मध्य प्रदेश है। केरल संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी ये 75वीं संतोष ट्रॉफी है। 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन सा है? केरल है। तो आपसे रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा गया तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो पहला ऑप्शन है 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजिनी नायडू के सम्मान में। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1925 में अध्यक्ष बनी, कानपुर में अधिवेशन हुआ और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और अगला ऑप्शन है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ग्यारह अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। तो 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो 8 मार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण हम पिछली लेक्चर सीरीज में बता चुके हैं, क्योंकि उसमें 5वां संस्करण पूछा गया था, तो उसमें हमने चौथे की भी चर्चा की थी। तो जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें आज की शिफ्ट में क्वेश्चन मिला होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर 5वां संस्करण हुआ, 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ 5वां संस्करण। दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, यहाँ पर चौथा संस्करण हुआ, हरियाणा के पंचकुला में हुआ। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, कर्नाटक के बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। तीसरा संस्करण कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का
तीसरा संस्करण 2023 में उत्तर प्रदेश में होगा। दूसरा कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप में रही? तो बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी टॉप में रही। तो इसमें आपसे जो पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पहला ऑप्शन है तबला। तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से, जाकिर हुसैन। और 2023 में इन्हें 2023 का पद्म विभूषण मिला है, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। दूसरा ऑप्शन है शहनाई, तो बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादन से संबंधित हैं। इन्हें तीनों प्रकार के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है बिस्मिल्लाह खान को। तीसरा ऑप्शन है बांसुरी वादन, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। चौथा ऑप्शन है सितार, तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। तो ये आपसे पूछा गया था बांसुरी के बारे में, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा राज्य, पहला ऑप्शन है हैदर अली, ये आधुनिक मैसूर राज्य का संस्थापक था, आधुनिक मैसूर राज्य का संस्थापक। दूसरा ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, ये बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, मुगलों का सूबा था ये। तीसरा ऑप्शन है सादत खान, इसने अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। चौथा ऑप्शन है शिवाजी, इन्होंने मराठा राज्य स्थापित किया, मराठा राज्य के संस्थापक हैं ये। तो ये मराठा राज्य के संस्थापक हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्लासी के युद्ध में ईआईसी के सेना का नेतृत्व किसने किया? तो पहला ऑप्शन है आयरकूट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्लासी का युद्ध हुआ कब। तो प्लासी का युद्ध, या तो ऐसे ही समझ लेते हैं आयरकूट, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। और वांडीवास का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के मध्य हुआ। यह युद्ध ईआईसी और फ्रेंच कंपनी के मध्य हुआ और 1760 में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी यह युद्ध जीत जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सेना का नेतृत्व कौन करता है? आयरकूट। तो वांडीवास के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व करता आयरकूट था और फ्रेंच कंपनी की सेना का नेतृत्व करता काउंट डी लाली था, काउंट डी लाली। दूसरा ऑप्शन है हेक्टर मुनरो। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और यह युद्ध 1764 में हुआ। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ त्रिगुट था, 3 लोगों का ग्रुप था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। और इस त्रिगुट में कौन शामिल थे? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीसरा ऑप्शन है आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध का नेतृत्व एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। सेनापति कौन था? मीर जाफर। जनरल डायर, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ अमृतसर में और इस नरसंहार में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ब्रिगेडियर जनरल डायर ने। इसने गोलियां चलवा दी थी शांतिपूर्वक सभा कर रही भीड़ पर। ठीक है, तो लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, नियत्थी और निर्दोष भीड़ पर इसने गोलियां चलवा दी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया है तो हेक्टर, प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है तेलुगु नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है पुथांडु, ये भी आपसे पूछा जा चुका है हाल ही में किसी एग्जाम में। तो तमिल नववर्ष को पुथांडु नाम से जानते हैं, तमिल नववर्ष। दूसरा ऑप्शन है उगादी, तो तेलुगु नववर्ष को उगादी के नाम से जानते हैं, तेलुगु नववर्ष।
तीसरा ऑप्शन है नवरोज, तो पारसी नववर्ष, पारसी धर्म का जो नववर्ष है इसे नवरोज के नाम से जानते हैं। गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष, तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तेलुगु नववर्ष उगादि हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है, सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 1690 मीटर है और ये कहां पर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और दूसरा ऑप्शन है आपका महेंद्रगिरी, यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर है और ये कहां पर है, उड़ीसा में है। तीसरा ऑप्शन अनाईमुडी, यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर ऊंची है और ये कहां पर है, केरल में है। किस पहाड़ी में है, अन्नामलाई पहाड़ी में है। तो अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये किस राज्य में है, केरल में है। किस पहाड़ी में है, अन्नामलाई पहाड़ी में। अन्नामलाई पहाड़ी किसका भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है। अगला ऑप्शन है दोदा बेटा, तो नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, तो नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं ये 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है, उसका नाम है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। तो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। ये कहां पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में है। नीलगिरी की पहाड़ियां कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्य, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो डोडा बेटा किस राज्य में है इन 3 राज्यों में से, तो डोडा बेटा तमिलनाडु में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 2637 मीटर है। ये दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। नीलगिरी की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियों को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु किसे कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों को कहते हैं। बहुत पॉइंट ये सब पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखना है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा जिंदगढ़ा हो जाएगा। तो आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।